वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपीपीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस की ऐप पर जाकर वहाँ से कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में हिस्ट्री के PYQ करने वाले हैं। जैसे डेली आपको क्लास प्रोवाइड होती है, तो चलिए बिना देरी किए करते हैं हम आज की क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा है, वो देखिए आप। वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? इलाहाबाद, कोलकाता, लखनऊ या फिर पटना। अगर हम यहाँ पे चारों ऑप्शन में से बात करें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। यहाँ पर लखनऊ। लखनऊ ही वो जगह थी जहाँ अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव, स्वामी सहजानंद सरस्वती, बंकिम चंद्र मुखर्जी, जयप्रकाश नारायण। यहाँ पे अगर हम सी आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है आपका, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो अखिल भारतीय किसान सभा के जो संस्थापक थे, जो अध्यक्ष थे, संस्थापक अध्यक्ष, वो कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? बिजौली आंदोलन, दांडी मार्च, अहमदाबाद में कपड़ा मिल श्रमिकों की हड़ताल या फिर बारदोली सत्याग्रह। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बारदोली सत्याग्रह। तो बारदोली जो सत्याग्रह आंदोलन था, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम आरंभ किस राज्य में हुआ था? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है, आंध्र प्रदेश में। जो भूदान आंदोलन था उसका सर्वप्रथम जो आरंभ था वो कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम आरंभ किस राज्य में हुआ था? ये तो हमने देख लिया है, आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की किसने की? NM जोशी ने, BP वाडिया ने, VV गिरी ने या फिर ऐसे डांगे ने। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, BP वाडिया। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की 1920 में मुंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? फिरोज शाह मेहता ने, VV गिरी ने, लाला लाजपत राय ने या फिर NM जोशी ने। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। तो जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस थी उसके 1920 में मुंबई में जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी जो अध्यक्षता की थी वो लाला लाजपत राय ने की थी। ठीक। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 1929 में नागपुर में जो संपन्न हुआ था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पे बात करते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है, जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साम्यवादी आंदोलन या फिर क्रांतिकारी आंदोलन। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें कि सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, साम्यवादी आंदोलन। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम? सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा जो स्थापित दल था उसका नाम क्या था? क्रांतिकारी साम्यवादी दल। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। लॉरेट एक्ट जो था वो भारत में लागू किया गया था, कब लागू हुआ था वो ये पूछा है। तो जो लॉरेट एक्ट था वो भारत में जो लागू हुआ था वो 1919 में लागू हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लॉरेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में जो है ये पारित हुआ था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। लॉरेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? अब्दुल कलाम आजाद ने, गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर स्वामी सदानंद। तो यहाँ पे सी आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वामी सदानंद जो थे उन्होंने लॉरेट एक्ट के विरोध में लगान न देने आंदोलन का
चलाने का सुझाव दिया था। अगले प्रश्न देखते हैं, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी, इससे पहले घटी थी मतलब। तो यहाँ पे अगर से आंसर की बात करते हैं तो रोडेट एक्ट का बनना, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उससे पहले रोडेट एक्ट का बनने वाली घटना हो चुकी थी। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, काफी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठे हुए, किसकी गिरफ्तारी के विरोध में इकट्ठे हुए थे? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को सब लोग इकट्ठे हुए थे। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं, 30 अप्रैल 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? जमनालाल बजाज, तेज बहादुर सप्रू, महात्मा गांधी या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, कब दिया गया था? तो 1913 में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी जो नाइटहुड थी इस उपाधि का परित्याग कर दिया था? तो किसके विरोध में किया था? तो उन्होंने जो ये सब किया था, तो जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था तो उसके विरोध में गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों ने अपनी जो उपाधि थी उनको लौटा दिया था। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? महात्मा गांधी जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, शंकर नारायण ने या फिर जमनालाल बजाज गांधी ने? अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है, शंकर नारायण ने क्या किया था? इस्तीफा दे दिया था। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई? अब सर की उपाधि किसने त्यागी? महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने या फिर तेज बहादुर सप्रू ने? अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सर रविन्द्रनाथ टैगोर कहते थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी थी। उपाधि तो महात्मा गांधी जी ने त्यागी थी, लेकिन यहाँ पे बात की गई है सर की। ठीक है, अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम नीचे दिए गए कोट से ज्ञात करिए। जलियांवाला बाग नरसंहार, डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाए जाना, 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन। अब इनको हमें क्रम से लगाना है, तो सबसे पहले हो जाता है डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाए जाना, ऑप्शन बी आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो जलियांवाला बाग कांड होता है, फिर उसके बाद अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन होता है, तो बी ए सी, ठीक है ना, मतलब 2 1 3, तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जो ओ डायर था उसको किसने मारा था? अच्छा क्वेश्चन है काफी, उसको उधम सिंह ने मारा था। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम बात करते हैं अब अगले प्रश्न की, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेसी जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसको सौंपा गया था? तो यह सौंपा गया था महात्मा गांधी जी को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। 1919 में जो जघन्य कांड हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके समय भारत का वायसराय कौन था? मैंने आपको पहले भी बताया, ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय भारत का वायसराय था, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है यहाँ पर। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं में से किसी एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है, किसको किया है? तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था इसको। अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की और नीचे दिए गए कूट से उसका सही उत्तर चुनिए। शौकत अली, मोहम्मद अली, शरीयतुल्लाह या फिर अबुल कलाम आजाद? कूट दिए गए हैं, मतलब एक से ज्यादा आंसर आपका सही होगा। तो चलिए बताइए यहाँ पे क्या सही होगा। अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं, एक तो शौकत अली, एक मोहम्मद अली, इन दोनों ने क्या किया था? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी, तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता की बात करें तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों क्या थे? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता। अगले प्रश्न को देखते हैं, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो अध्यक्ष चुना गया था महात्मा गांधी जी को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? मतलब पदवी का नाम क्या है? हाजिक उल मुल्क। तो पूछा है खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने अपनी पदवी त्याग दी थी? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है, हकीम अजमल खान ने जो है अपनी पदवी त्याग दी थी, किसके दौरान? खिलाफत आंदोलन के दौरान। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें? तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न होता है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी जी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी?
तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, एमए जिन्ना ने की थी। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? खिलाफत आंदोलन का जो परिणाम क्या था, अगर हम यहाँ पे बात करें, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी। तो आज का हम लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आगे के क्वेश्चन कराऊंगी। देखिए, अगर आप पीसीएस, आरओ, बीईओ, एलटीगेट, यूपीएसआई की सिलेक्शन तक की तैयारी करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके एग्जाम तक अगर आपने स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया तो सिलेक्शन आराम से हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं उन पर मैसेज करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं न्यू क्वेश्चन के साथ। अपनी तैयारी करते रहिए और